24 की चुनौती के लिए भाजपा ने अपने वादों और इरादों का जारी किया संकल्प पत्र। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को प्राथमिकता। अगले 5 साल तक मुफ्त राशन योजना जारी रखने का वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास को बताया संकल्प पत्र की आत्मा। कहा, गरीबों को बनाकर दिए 4 करोड़ पक्के घर, आगे 3 करोड़ घर और बनाने का संकल्प। पीएम मोदी की मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जनसभा, कर्नाटक के मैसूर में होगी प्रधानमंत्री की चुनावी रैली। मंगलौर में करेंगे रोड शो। वहीं अमित शाह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, तो राजनाथ सिंह बिहार में करेंगे चुनावी सभाएं। लोकसभा चुनाव प्रचार में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज नागपुर में भरेंगे हुंकार। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुरादाबाद, तो बसपा सुप्रीमो मायावती मुजफ्फरनगर में करेंगी चुनावी रैली। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज। पूरा देश कर रहा है नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में अर्पित किए श्रद्धा सुमन। ईरान और इस्राएल के बीच बढ़ा तनाव। ईरान ने बयान जारी कर कहा, पलटवार के हाथ और कड़े जवाब देगा ईरान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिमी एशिया की स्थिति पर ब्रिटेन के विदेश मंत्री से की बात। और कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में भारत के डी गुकेश ने एक बार फिर हासिल किया शीर्ष स्थान। टूर्नामेंट के 8वें दौर में हमवतन विदित गुजराती को दी मात। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने संकल्प पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य दिग्गज नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। इस घोषणा पत्र में भाजपा ने ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर फोकस किया है। बीजेपी के घोषणा पत्र की थीम है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने घोषणा पत्र की शुचिता को फिर से स्थापित किया है। पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है। 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की सूचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ यानी युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान, इन सभी को सशक्त करता है। इस संकल्प पत्र में अवसरों की मात्रा और अवसरों की गुणवत्ता पर जोर दिया गया है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस
क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी की बुनियाद 3 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। 21वीं सदी के भारत की बुनियाद भाजपा 3 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत करने जा रही है। पहला है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम नए नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बनवा रहे हैं। दूसरा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए हम देश भर में हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे उनको आधुनिक बना रहे हैं। तीसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसलिए हम 5G विस्तार कर रहे हैं, 6G पर काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री 4.0 के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये उसकी बैकबोन होती है। हम इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं। तो कैसे 21वीं सदी की बुनियाद में 3 महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं उनको मजबूती दी जा रही है, इस बारे में भी जानकारी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आइए अब एक नजर डालते हैं भाजपा के संकल्प पत्र बनाम कांग्रेस के न्याय पत्र पर। आप देख सकते हैं भाजपा और कांग्रेस के जो संकल्प पत्र बनाम न्याय पत्र की जब बात की जाए, महिला विकास के लिए भाजपा ने सीधे तौर पर 3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य रखा है। वहीं कांग्रेस ने महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने की बात कही है। साथ ही भाजपा के संकल्प पत्र में 10 करोड़ महिलाओं को IT टूरिज्म की ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। तो कांग्रेस के न्याय पत्र में 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी नौकरियां आरक्षित रखने की बात इसमें शामिल की गई है। वहीं युवा वर्ग की अगर बात की जाए, दोनों ही इन घोषणा पत्र में युवा वर्ग को तरजीह दी गई है। भाजपा ने कहा है कि रोजगार के नए अवसर, मुद्रा योजना की ऋण सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक की जाएगी, जिसका लाभ मिलेगा युवाओं को। तो वहीं कांग्रेस के न्याय पत्र में युवा वर्ग के लिए केंद्र सरकार में लगभग 30 लाख रिक्तियां भरी जाएंगी। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर बात की जाए तो भाजपा की तरफ से संकल्प पत्र में जो शामिल किया गया है उसमें जन औषधि केंद्रों का विस्तार और 70 साल से अधिक बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने की बात कही गई है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि 25 लाख रुपए तक के कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल देश भर में लागू किया जाएगा। वहीं सामाजिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो भाजपा के संकल्प पत्र में जनजातीय गौरव वर्ष 2025 की बात कही गई है, जबकि कांग्रेस के न्याय पत्र में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना का जो बिंदु है उसको शामिल किया गया है। इसी तरह ही जो भाजपा के संकल्प पत्र में OBC SC वर्ग को हर क्षेत्र में सम्मान देने की बात कही गई है, तो कांग्रेस के न्याय पत्र में SC ST और OBC आरक्षण पर 50% की सीमा बढ़ाने का भी जो बिंदु है वो शामिल किया गया है। संकल्प पत्र बनाम न्याय पत्र आपको बता रहे हैं किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के जो घोषणा पत्र आए हैं। किसानों की अगर बात की जाए तो देखिए, भाजपा के संकल्प पत्र में श्री अन्न को सुपर फूड बनाएंगे, किसान समृद्धि केंद्रों का विस्तार किया जाएगा, ये संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। जबकि कांग्रेस के न्याय पत्र में MSP की बात कही गई है। इसी तरह शिक्षा की अगर बात की जाए तो नए संस्थान, विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज, 700 से ज़्यादा एकलव्य स्कूल की बात कही गई है। तो कांग्रेस के न्याय पत्र में कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। वहीं आर्थिक विकास की अगर बात करें तो भाजपा के संकल्प पत्र में विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति और 6G विकसित करेंगे, ये बातें कही गई हैं। जबकि कांग्रेस में एक नवसंकल्प आर्थिक नीति और देश को एक उत्पादक राष्ट्र बनाने की बात अपने न्याय पत्र में कांग्रेस ने शामिल की है। साथ ही एक देश एक चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी के संकल्प पत्र में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था है कि ये कहा जा रहा है, और वहीं कांग्रेस के न्याय पत्र में एक देश एक चुनाव विचार अस्वीकार, पूरी तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से उसको अस्वीकार करने की बात इसमें कही गई है।
वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे देश की जनता को, युवाओं को या किसानों को कोई भी लाभ हुआ हो। अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। अब युवा तो नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, रास्ते पे आए हैं और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, सभी दाम खाने पीने के और सभी चीज़ें आकाश को पहुंचे हैं, उसकी उनको फिक्र नहीं है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा बीजेपी के संकल्प पत्र पर, ही आपने सुना। साथ ही पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को लेकर। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि इन्होंने पहले भी देश की जनता से काला धन लाने और 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, लेकिन उस पर आज तक कुछ नहीं किया गया। 2014 का जो इनका मैनिफेस्टो था, उसका पेज नंबर 5 पे एक वादा किया था कि स्पेशल टास्क फोर्स बना के काला धन वापस लाएंगे। हुआ क्या? पेज नंबर 18, 100 नए स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। हुआ क्या? 10 साल में क्या हाल बना दिया इस देश का कि जो लोग इनको हीरो मानते थे, जो लोग इनकी बात सुनना चाहते थे, अब टीवी का चैनल बदल देते हैं। तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपने सुनी। वहीं आरजेडी की अगर हम बात करें, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के साथ साथ जितने गरीब प्रदेश हैं उनके लिए कुछ नहीं है, केवल इधर उधर की बातें हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 10 सालों में क्या क्या नहीं कहा, लेकिन क्या क्या किया ये सबको पता है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, केवल इधर उधर की बातें हैं। तो हमारा मानना है कि उसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। अब तो आप ही लोगों से पूछते हैं, मैनिफेस्टो देखे होंगे, बिहार की जनता के लिए क्या है उसमें? ना स्पेशल पैकेज की जिक्र किया गया, ना बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया। और हालांकि बीजेपी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है 10 सालों में और क्या क्या किया है वो सबको पता है। तो इसके साथ ही इंडी गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है बीजेपी के संकल्प पत्र पर। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कहा है कि ये घोषणा पत्र नहीं बल्कि जुमला पत्र है। भाजपा 10 साल से सरकार चला रही है, इसके बाद भी इनके किए हुए वादे अधूरे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं, जुमला पत्र पूरे देश को दिया है, क्योंकि 10 साल सरकार चलाने के बाद भी वो अपने एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने वादा किया था युवाओं को कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन आज देश का बेरोजगारी का आंकड़ा इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र पर एलजीपी रामविलास चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। उन्होंने खासतौर से कहा कि जितने भी विवादित मुद्दे थे पीएम ने उनका समाधान पिछले 10 सालों में किया है। मेरे प्रधानमंत्री का नाम हर गारंटी को पूरा करने की गारंटी है और ये पिछले 1 दशक में इस बात का हम लोगों ने अनुभव किया है। रह रहकर जितने ज्वलंत विषय थे, जिस तरीके से उनको पूरा किया गया, जितने विवादित मुद्दे थे, जिस तरीके से उनको सुलझाने का काम किया गया, ये इच्छा शक्ति इसी प्रधानमंत्री में हो सकती है। दशकों तक हमने लोगों ने देखा कि मैनिफेस्टो में सिर्फ लिखा जाता था कि राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, धारा 370 हटाई जाएगी, विमेन रिजर्वेशन बिल को लाया जाएगा, पर इन तमाम विवादित विषयों का अगर किसी ने समाधान निकाला और उसको पूरा किया, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ही इस कार्य को कर सकते थे। ये विश्वास बढ़ाता है, ये विश्वास बढ़ाता है कि आज जो मैनिफेस्टो रिलीज़ हो रहा है वो मैनिफेस्टो नहीं है, इससे पहले से वो एक कागजी दस्तावेज़ बन के रह जाता था। आज इस बात की गारंटी है कि जो गारंटीज उसमें लिखी गई हैं उसको पूरा किया जाए। साथ ही बीजेपी के संकल्प पत्र का एनडीए की प्रमुख साझेदारी दल जेडीयू ने समर्थन किया है। बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने डीडी न्यूज के संवाददाता राजेश राज से विशेष बातचीत की, जहां एक और उन्होंने संकल्प पत्र की सराहना की, वहीं दूसरी ओर आरजेडी के घोषणा पत्र पर भी निशाना साधा।
भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी की प्रमुख सहयोगी जनता दल यूनाइटेड, जो बिहार की सत्ताधारी पार्टी है, उसके प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। दूरदर्शी घोषणा पत्र जारी करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। और बीते जो 10 साल के शासनकाल रही है एनडीए के, उसमें जो उन्होंने घोषणा जो किया उसको 100% उन्होंने धरातल पर जमीन पर उतारने का काम किया, जिस कारण 140 करोड़ जो जनता है उसका विश्वास एनडीए सरकार पर, प्रधानमंत्री जी पर बढ़ी है। बिहार की जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है आरजेडी, उन्होंने कल घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने 30 लाख कहा, उनके घोषणा पत्र में 30 लाख को बताया गया कि 30 लाख नौकरी देंगे, और वो बता रहे हैं कि हम 1 करोड़ देंगे। तो उनकी अंदरूनी बातें को ही समझ लीजिए कि कितना आपस में कितना कंफ्यूजन है। तो क्या करेंगे? अपने माता पिता के शासनकाल की तो बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के 18 वर्षों के शासनकाल को उस 17 महीना के शासनकाल में उन्होंने जो अपना क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं, तो कम से कम ये तो बता दें कि जो उनके माता पिता के जो 15 वर्ष के शासनकाल रहा है उसमें वो क्या किए। एनडीए की प्रमुख साझेदार पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र से अपने को संबद्ध किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री का जो विजन है वो विजन ग्राउंड जीरो तक पहुंचे, इसके लिए तमाम लोग जुटेंगे और चुनाव का जो किला है उसको फतह करेंगे। कैमरामैन ललित के साथ पटना बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो एनडीए में जो शामिल दल हैं वो खुले तौर पर स्वागत कर रहे हैं इस संकल्प पत्र का। फिलहाल खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है। इसी कड़ी की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पहुंच गए हैं, जहां से अब से कुछ देर बाद वो इस चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन इसके साथ ही जो बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक हैं, उसमें अगर आज हम अमित शाह की बात करें तो वे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चुनावी जनसभा करेंगे। इसके अलावा खासतौर से अगर बात की जाए जो दूसरे भी स्टार प्रचारक हैं, राजनाथ सिंह की बात की जाए तो वो भी आज लगातार महाराष्ट्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और वहीं खासतौर से अगर हम देखते हैं जहां पे आज अमित शाह पहुंचेंगे, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में जो उनकी जनसभाएं हैं, इस दौरान उनके साथ जो उम्मीदवार हैं वो भी सीधे तौर पर मौजूद रहेंगे। और खासतौर से दोपहर में अमित शाह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा करेंगे। राजनांदगांव से बीजेपी के जो संतोष पांडे हैं उनको उम्मीदवार बनाया गया है, जिनका मुख्य मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से होगा। जबकि राजनांदगांव के बाद अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचेंगे। महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में भी एक जनसभा का कार्यक्रम है। भंडारा गोंदिया लोकसभा में मौजूदा सांसद सुनील मेढे के पक्ष में जनसमर्थन मांगेंगे। भंडारा गोंदिया में प्रथम चरण यानी 19 अप्रैल को मतदान होना है। तो इस चुनावी सर्व में लगातार जो प्रचार है वो जोर शोर से चल रहा है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पहुंच चुके हैं। वे भाजपा प्रत्याशी दर्शन चौधरी के लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। और वहीं खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक पहुंचेंगे, जहां वे मैसूर में शाम 4 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही दक्षिण मंगलौर में प्रधानमंत्री एक रोड शो भी करेंगे। तो लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से चुनावी समर में, चुनावी रण में बीजेपी जो है वो कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। और उसी के तहत आज
जो खास कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री के, ना सिर्फ मंगलौर में शाम में रोड शो में वो हिस्सा लेंगे और उससे पहले कर्नाटक में भी वहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और अब से कुछ देर बाद, जैसा मैंने आपको बताया कि होशंगाबाद में भी वो पहुँच चुके हैं और वहाँ भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन उसके बाद पहुँचेंगे कर्नाटक में और उस मैसूर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे करीब शाम 4 बजे। और साथ ही साथ दक्षिण बंगलौर में प्रधानमंत्री एक रोड शो भी करेंगे। तो ना सिर्फ बीजेपी बल्कि लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियां भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही हैं। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र के नागपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार विकास ठाकरे के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में रैली करेंगी। तो वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के कई क्षेत्रों में अपना चुनावी दमखम दिखाएंगे। कांग्रेस ने चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लिए 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कांग्रेस ने मंडी से विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया है। साथ ही गुजरात की 5 विधानसभा की सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। गुजरात की 5 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए 5 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। तो 24 की चुनौती से संबंधित खबरें आपने जान ली। अब बाकी खबरों की तरफ रुख करते हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। और वहीं अब आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भी। खासतौर से इजरायल के मुख्य सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हंगारी ने कहा है कि ईरान ने शनिवार से इजरायल पर 200 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की हैं। डेनियल हेगर ने कहा है कि वह अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ मिलकर इजरायल राज्य और इजरायली के लोगों की रक्षा के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। इजरायल के मुख्य सैन्य प्रवक्ता ने आने वाले कई खतरों का वर्णन करते हुए कहा कि उन्हें इजरायल की सीमाओं से दूर रोक दिया गया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कार्रवाई जारी है। हंगारी ने कहा कि इजरायल पर हमले में एक लड़की और दक्षिण में एक सैन्य प्रतिष्ठान में हल्की क्षति पहुंची है। और आइए अब सीधा रुख करते हैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का, जहां प्रधानमंत्री के चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ये बाबा साहब का संविधान है, जिसके कारण आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी परिवार की बेटी है। जिस समाज को सबसे अंत में पूछा गया, जिसको वंचित रखा गया, उस समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति के रूप में पहली नागरिक है। हमने बाबा साहब को सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आधुनिक भारत में उनके योगदान को नई पहचान दी है। आप मोबाइल फोन से जो डिजिटल पेमेंट करते हैं ना, उस डिजिटल पेमेंट जो योजना है, उसका नाम भीम यूपीआई है।
ये भीम यूपीआई बाबा साहब के नाम पर हमने रखा है। भाइयों और बहनों, देश की आजादी में और राष्ट्र निर्माण में आदिवासी समाज का बहुत समृद्ध योगदान रहा है। इस मिट्टी ने तो गौंड वंश के राजा विभूति सिंह के रूप में एक महान स्वतंत्रता सेनानी देश को दिया है। यहां मेरी साथियों से प्रार्थना है कि अब मैदान में जगह नहीं है, कृपा करके आप थोड़ा संयम बरतिए। आप आगे नहीं आ पाएंगे। मुझे क्षमा कीजिए, आप में से बहुत लोग हैं जो मुझे देख नहीं पा रहे हैं। मैं इसके लिए आपकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। कृपया आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए, जगह नहीं है और ज्यादा भीड़ होगी, किसी को चोट लग जाएगी भैया, और आपको चोट लगना मतलब मुझे चोट लगना होता है। साथियों, कांग्रेस ने आदिवासी समाज के योगदान को कभी भी स्वीकार नहीं किया। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का सौभाग्य भी बीजेपी की सरकार को मिला है। साथियों, कमाल देखिए, आजादी के अनेक दशक तक कांग्रेस के एक ही परिवार ने सीधे या रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई है। इसी परिवार ने देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाई थी। कांग्रेस ने देश भर में लोकतांत्रिक सरकारों को जब मर्जी तब उसे पत्ते की महल की तरह गिरा देते थे। कांग्रेस ने अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और मर्जी मुजब लिखवाया और खुद का ही महिमा मंडन करवाया। कांग्रेस की माने तो तब लोकतंत्र ठीक चल रहा था, फल फूल रहा था, ऐसे वो मार रहे गप्पे। लेकिन जैसे ही गरीब घर का बेटा प्रधानमंत्री बना तो कांग्रेस अफवाह फैलाने लगी कि मोदी आया है, संविधान और लोकतंत्र पे खतरा हो जाएगा। ये कांग्रेस वाले आपको पता नहीं है, ये बाबा साहब का संविधान है ना, उसके कारण तो मोदी यहां पहुंचा है। अब तो कांग्रेस का शाही परिवार धमकी दे रहा है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो देश में आग लग जाएगी। ये 14 में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये 19 में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये राम मंदिर के लिए भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये 370 के लिए भी बोलते थे, आग लगी क्या? बस देश को डराओ,
घबराओ, भ्रम फैलाओ। भाइयों और बहनों, आग देश में नहीं लगी, आग जलन उनके दिलों में लगी है। ये जलन उनके दिल और दिमाग में ऐसे भरी पड़ी है कि वो उनको अंदर से जलाती जा रही है। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने यहां कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में रही उसने सिर्फ जनता को डराया और भ्रम में डाला, और उसके साथ साथ जब सरकार बदलती है, जब वो विपक्ष में आ जाती है, तो वहाँ वो दुहाई देती है कि अब लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, इस तरह की बातें करने लगती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।